जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज दोस्तों अपन पढ़ेंगे मारवाड़ में जो राठौड़ वंश है उसका इतिहास, क्या उनका इतिहास रहा है। जो मारवाड़ में जो राठौड़ वंश है, राठौड़ वंश में कौन कौन से प्रमुख शासक हुए और जो भी शासक हुए उन्होंने किस प्रकार से अपनी शासन प्रणाली को आगे बढ़ाया, क्या क्या उन्होंने अपने शासन के दौरान महत्वपूर्ण काम किए और क्या उनके कामों को जो प्रशासन है, जो जनता है उसको फायदा हुआ, और कौन कौन से जो संघर्ष किए, जो प्रमुख संघर्ष हैं, जो प्रमुख युद्ध हैं, वो किन किन के साथ में प्रमुख युद्ध किए और उन युद्धों के माध्यम से उन्होंने किस प्रकार से अपनी सत्ता को आगे बढ़ाया। ये सब दोस्तों अपन इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। मारवाड़ के राठौड़ वंश के जो जो प्रमुख शासक हुए हैं, तो प्रारंभिक शासकों को अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे और याद करेंगे दोस्तों। तो देखने में दोस्तों थोड़ा जटिल लग रहा है, लेकिन घबराइएगा नहीं। वीडियो जब तक समाप्त होगा उससे पहले ये सब कुछ आपको याद हो चुका होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो बने रहिएगा दोस्तों और देखते रहिएगा। इससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैंने जो मेवाड़ का जो गुहिल वंश है दोस्तों, तो मेवाड़ के गुहिल और जो सिसोदिया वंश है, इससे संबंधित अपने चैनल के ऊपर वीडियो मैंने पहले बना के डाल दी है। तो आपने अगर अब तक नहीं देखे तो आप जाके चैनल पे एक बार देख सकते हो। आप उन वीडियो को देखने के बाद जो मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसके ऊपर आपकी एक अच्छी समझ बन के आएगी। आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को आप पढ़ो तो आप सक्सेस को जल्दी प्राप्त कर सकते हो। तो आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाके एक बार चैनल पे देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्या रहा मारवाड़ के राठौड़ों का इतिहास। जो मारवाड़ है जो दोस्तों आज के समय जो जोधपुर के नाम से जाना जाता है, उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे अभी। तो क्या रहा इनका इतिहास और किस प्रकार से रहा इनका शासनकाल। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि अपने को दोस्तों अपन जो पढ़ रहे हैं वो दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं एग्जाम में सिलेक्शन के लिए। अपन पढ़ रहे हैं कि अपना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आप सिलेक्ट हो जाओ और आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर लो। ना कि दोस्तों अपन ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ज्ञानी बनने के लिए नहीं पढ़ना है। अगर किसी को ज्ञानी बनने के लिए पढ़ना है तो अलग से राजस्थान के इतिहास की मोटी मोटी बुक्स आती हैं 2000-5000 पेज की, आप उनको लाओ, आप उनको पढ़ सकते हो और ज्ञानी बन सकते हो। मेरे चैनल पे दोस्तों वही चीज़ें बताई जाएंगी जो कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं और जिनकी संभावना पूछे जाने की बहुत ज़्यादा है। दूसरी वो चीज़ें बताई जाएंगी जिनसे आपकी समझ विकसित हो, थोड़ा आप समझ सको कि क्या थी एक्चुअल चीज़ें और किस प्रकार से इनको समझा जा सकता है। अनावश्यक चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। हो सकता है कि जो ये मारवाड़ के शासकों का इतिहास बताते बताते एक दो शासक को बीच में मैं स्किप कर दूं, उसके बारे में नहीं बताऊं। जिसके बारे में मैं नहीं बताऊं तो समझ लेना उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ये नहीं कि एक शासक के बारे में नहीं बताया तो इसे क्वेश्चन बन गया। जिन जिन शासकों से क्वेश्चन बनने की संभावना है, प्रश्न बनने की संभावना है आपके कंपटीशन एग्जाम में, उन सभी को मैंने इंक्लूड किया है। मेरा जो दोस्तों ये वीडियो बनाने का जो टारगेट है, इसको मैं एक अलग टाइप से तैयार करता हूँ। सब चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं इस वीडियो में। जिस स्टूडेंट ने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है उसको भी ध्यान में रखा जाता है, जिसने थोड़ा बहुत सीख लिया उसको भी ध्यान में रखा जाता है, और जिसने अच्छी खासी पढ़ाई कर ली है, अच्छे खासे एग्जाम दे चुके हैं, वो 1-2 नंबर या 2-4 नंबरों से रह जाते हैं सिलेक्ट होने में। तो ऐसे स्टूडेंट को ध्यान में भी रख के मैं वीडियो बनाता हूँ। तो तीनों ही प्रकार के स्टूडेंट को ध्यान में रख के वीडियो बनाए जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा। बिगनर है तो भी आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। थोड़ा बहुत सीख लिया तो भी ठीक है, और आपको अगर अच्छा खासा नॉलेज है तो ये वीडियो आपका नॉलेज को और विकसित करेगा। आप इसको एक बार देखिएगा, उसके बाद आप इसका कंपेयर किसी दूसरे यूट्यूब चैनल से या अपनी बुक से या आपके कोचिंग सेंटर से कीजिएगा। उसके बाद आपको खुद महसूस होगा कि क्या फ़र्क है अपने चैनल और दूसरे चैनलों को बताने में। देखिए दोस्तों, सब चैनल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बना के आंसर कर करके बताते हैं और दुनिया भर के वो व्यू लाते हैं अपने वीडियो में। उनकी कोशिश यही है कि अपने व्यूज़ ज़्यादा है, अपनी जो पॉपुलरिटी है वो ज़्यादा हो। अपना टारगेट ये नहीं, अपना टारगेट दोस्तों ये है, व्यू भले ही कम आए, भले ही लोग कम देखें, अपने को अपने चैनल से मतलब नहीं, अपने को मतलब है दोस्तों आपकी पढ़ाई से। हाँ, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप दोस्तों मेरे जो उत्साह के लिए, मेरे मोटिवेट के लिए आप थोड़ा इसको शेयर कर सकते हो और अपने दोस्तों को बता सकते हो, ताकि वो भी एक सही दिशा में आगे बढ़े। तो आइए दोस्तों, अब अपन शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे इनके जो प्रमुख शासक हैं उनका इतिहास रहा है। तो देखिए दोस्तों, जो मारवाड़ के जो राठौड़ों की उत्पत्ति है, तो मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों से
इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। कुछ एक इतिहासकार कहते हैं कि मारवाड़ के राठौड़ वंश की उत्पत्ति वो दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट राजाओं से हुई थी, राष्ट्रकूट शासकों से हुई थी। और दोस्तों कुछ एक जो इतिहासकार कहते हैं कि मारवाड़ के राठौड़ वो कन्नौज जो वर्तमान में यूपी में है, कन्नौज के गहड़वाल बताए गए हैं कि ये गहड़वालों की संतान है। कन्नौज का जो गहड़वाल जो वंश था, तो कुछ एक इतिहासकार इनको गहड़वालों की संतान बताते हैं। तो अलग अलग इतिहासकारों के दोस्तों अलग अलग मत हैं, तो अपन अपनी नॉलेज के लिए दोनों ही ध्यान रखेंगे। तो मारवाड़ों की उत्पत्ति दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से भी मानी जाती है और कन्नौज के गहड़वालों से भी मानी जाती है। अब किस इतिहासकार ने क्या क्या कहा, अपने को इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल में दोस्तों नहीं पूछा जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप स्मार्ट स्टडी कीजिए। स्मार्ट स्टडी करोगे तो दोस्तों सफलता आपको निश्चित मिलेगी। चाहे आप एक कांस्टेबल की तैयारी करो, चाहे आप किसी स्टेट PCS RAS या फिर आप UPSC जिसको IPS या IAS के एग्जाम जिसको आप बोलते हो, आप उसकी तैयारी करो। स्मार्ट स्टडी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो देखिएगा दोस्तों, राठौड़ की उत्पत्ति दो से मानी जाती है, एक राष्ट्रकूट दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से और एक कन्नौज के गहड़वालों से, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब जो दोस्तों राठौड़ ये मारवाड़ के जो राठौड़ है दोस्तों, अपन इनको पढ़ने का क्रम में अपन पढ़ेंगे दोस्तों। पहला राजा है दोस्तों राव सिंहा। तो राव सिंहा का शासनकाल देखेंगे और इसके जीवन से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं देखेंगे, जो प्रमुख घटनाएं जो पूछी जाती है। देखिए दोस्तों, राव सिंहा तो मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक माना जाता है और दोस्तों इसको है वो राठौड़ों का आदि पुरुष भी कहा जाता है। तो दो बिंदु याद रखेंगे, मारवाड़ के राठौड़ों का संस्थापक राव सिंहा और आदि पुरुष भी राव सिंहा। नेक्स्ट दोस्तों, सबसे पहले यह राजस्थान में आया था। दोस्तों यह माना जाता है कि सबसे पहले राव सिंहा ही राजस्थान में आया था और इसी ने है वो मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की थी, इसीलिए इसको संस्थापक माना जाता है, इसीलिए इसको आदि पुरुष भी कहा जाता है। एक ही जो ये घटना है दोस्तों, इसको आप याद रखना, 1240 ईस्वी में बदायूं में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता करने राजस्थान आया था और ब्राह्मणों को उस समय दोस्तों ये लुटेरे लूट लिया करते थे। इसको आप समझिएगा कि ये राव सिंहा दोस्तों क्यों राजस्थान में आया, क्योंकि दोस्तों ये जो पालीवाल दो ब्राह्मण थे दोस्तों, उस समय पालीवाल ब्राह्मणों को जो चोर डाकू ये लुटेरे होते थे, ये लूट लिया करते थे, इनके पास काफी धन संपदा हुआ करती थी, तो उनको वो अपनी धन संपदा की सुरक्षा के लिए वो उसको लेके आए थे राव सिंहा को। और घटना कब की है, 1240 ईस्वी में बदायूं में पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता करने के लिए आया था। तो पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता करने के लिए आया था, बदायूं में आया था। और दोस्तों ये ब्राह्मणों क्यों लेके आए थे, क्योंकि ब्राह्मणों को लुटेरे लूट लिया करते थे, इसलिए ब्राह्मण इसको अपनी सहायता करने के लिए लेकर आए थे। तो घटना 1240 ईस्वी की, पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए आया था राव सिंहा राजस्थान, बदायूं में सबसे पहले ये आया था। तो जगह का नाम रखिएगा, बदायूं में आया था। और पॉइंट क्या याद रख सकते हो, इसने खेड़ दोस्तों बाड़मेर में है, खेड़ को अपनी राजधानी बनाया और बिठू पालू में दोस्तों इसकी छतरी है। तो आप इन दोनों पॉइंट्स को भी याद रखोगे, राजधानी बनाया खेड़ बाड़मेर को और छतरी दोस्तों है राव सिंहा की बिठू पाली में। अब दोस्तों पढ़ने का एक स्मार्ट तरीका होता है, आपने एक बार इसको पढ़ लिया, इसके बाद आप इसको रिकॉल करो। तो देखिए दोस्तों, राव सिंहा रिकॉल करते हैं, संस्थापक इसको कहा जाता है, आदि पुरुष इसको कहा जाता है। पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए आया था, कहाँ आया था, बदायूं में आया था, सबसे पहले यही आया था। तो एक पॉइंट आदि पुरुष वाला, दूसरा पॉइंट पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता के लिए बदायूं में आया था, तीसरा पॉइंट दोस्तों कि इसने राजधानी खेड़ बाड़मेर को राजधानी बनाया, चौथा पॉइंट दोस्तों अपन यहाँ से याद करेंगे कि ये बिठू पाली छतरी दोस्तों इसकी कहाँ है, छतरी दोस्तों बिठू पाली में इसकी छतरी है। नेक्स्ट राजा देखते हैं दोस्तों, राव सिंहा के बाद जो दोस्तों राजा बने वो थे राव दुहड़। तो राव दुहड़ से संबंधित भी एक दो बातें पूछी जाती है, वो भी अपन देख लेते हैं दोस्तों। तो राव दुहड़ यह दोस्तों यह शासक यह कुलदेवी नागणेची माता की मूर्ति दक्षिण भारत से लाया था। तो एक पॉइंट दोस्तों याद रखिएगा राव दुहड़ से संबंधित कि नागणेची माता जो कुलदेवी है दोस्तों, राठौड़ों की कुलदेवी है, तो नागणेची माता की मूर्ति दोस्तों दक्षिण भारत से कौन लेके आया था, राव दुहड़ लेके आया था। नेक्स्ट पॉइंट, नागणेची माता राठौड़ों की कुलदेवी है, जो मैं बता चुका हूँ। नागणेची माता मंदिर, ये मंदिर दोस्तों कहाँ है नागणेची माता का, नागाना बाड़मेर में ये मंदिर है। तो तीनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। ये पॉइंट दोस्तों बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि नागणेची माता का मंदिर कहाँ स्थित है। डायरेक्ट ऑप्शन में या तो आपको बाड़मेर देगा या फिर नागाना जगह का नाम देगा। तो राव दुहड़ से दोस्तों तीन बातें,
नागणेची माता की मूर्ति दक्षिण भारत से लाया था। नंबर 1 बात, नागणेची माता है दोस्तों राठौड़ों की कुलदेवी बनी, और नागणेची माता का मंदिर है दोस्तों वो नागणा बाड़मेर में है वो मंदिर है। तो ये तीनों बातें दोस्तों अपन एक साथ यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मल्लीनाथ जी, जो नेक्स्ट राजा बने दोस्तों मल्लीनाथ। मल्लीनाथ से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं आइए दोस्तों देखते हैं। एक बात दोस्तों याद रखेंगे, मल्लीनाथ ने दोस्तों ये राजधानी, अपनी राजधानी किसे बनाई? मल्लीनाथ ने राजधानी मेवानगर जो बाड़मेर में है इसको अपनी राजधानी बनाई। तो मल्लीनाथ से ने राजधानी मेवानगर बाड़मेर को बनाई। नेक्स्ट दोस्तों बाड़मेर का नाम मालानी पड़ा। बाड़मेर का नाम मालानी दोस्तों किसके नाम पे पड़ा? मल्लीनाथ जी के नाम पे ही बाड़मेर का नाम मालानी रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मल्लीनाथ राजा के लोग, मल्लीनाथ राजस्थान के लोक देवता हैं। तो आप लोक देवता के वाले चैप्टर में दोस्तों देखोगे मल्लीनाथ जी भी राजस्थान के एक लोक देवता हैं। और मारवाड़, ये अब दोस्तों इन तीनों पॉइंट को एक बार रिकॉल करते हैं। ये जो लास्ट वाली लाइन है इसको अपन बाद में समझेंगे। तो मल्लीनाथ से संबंधित 3 बातें दोस्तों कौन कौन सी हैं रिकॉल करते हैं। एक तो दोस्तों इसने अपनी राजधानी मेवानगर को बनाया जो बाड़मेर में है। तो राजधानी मेवानगर, बाड़मेर का नाम दोस्तों मालानी दोस्तों बाड़मेर को कहा जाता है। तो वो मालानी किसके नाम पे पड़ा? इसी मल्लीनाथ के नाम पे वो नाम मालानी पड़ा था। और मल्लीनाथ दोस्तों राजस्थान के लोक देवता, ये आप सब लोग जानते हो। अब दोस्तों ये लाइन क्या है? मारवाड़ की राजधानियों का जो क्रम है वो इसके द्वारा मैंने दर्शाया है कि किस प्रकार से मारवाड़ की राजधानियां बनी। पहले दोस्तों मारवाड़ की राजधानी खेड़ जो बाड़मेर में बनी, उसके बाद मेवानगर जो बाड़मेर में ये बनी, उसके बाद में राठौड़ की राजधानी मंडोर बनी, और उसके बाद में राठौड़ों की राजधानी जोधपुर बनी। जैसा कि आपने ऊपर देख भी लिया है, राव सिंह ने राजधानी अपनी खेड़ को बनाया था, उसके बाद राव दुहड़ ने मेवानगर को बना दिया। आने वाले शासक अपनी राजधानी चेंज करते रहेंगे। तो किस प्रकार से चेंज की आप इसका क्रम याद रख सकते हो। पहले खेड़ थी, उसके बाद मेवानगर हुई, उसके बाद मंडोर हुई, उसके बाद में जोधपुर। तो खेड़, मेवानगर, मंडोर और जोधपुर, इस प्रकार से राठौड़ों की राजधानियां अपनी राठौड़ शासकों ने अपनी राजधानियां बदली थी। तो यहां से दोस्तों अपने 3 शासक देखे, राव सिंह, राव दुहड़ और मल्लीनाथ। इनसे 2-2, 3-3 पॉइंट अपन ने याद किए। अब दोस्तों आते हैं इधर, अब देखते हैं इधर। अब अपना चौथा शासक आता है दोस्तों राव चुंडा या राव चूड़ा। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट शासक है। मारवाड़ में जो राठौड़ों का दोस्तों वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक दोस्तों राव चुंडा को कहा जाता है, और आदि पुरुष या संस्थापक राव सिंह को कहा जाता है। तो यहां से आप एक पॉइंट याद रख सकते हो, वास्तविक संस्थापक राव चुंडा या राव चूड़ा को कहा जाता है। अब कौन थे दोस्तों ये राव चूड़ा? ये दोस्तों हंसाबाई इनकी पुत्री थी। जो दोस्तों हंसाबाई इनकी पुत्री थी। तो दोस्तों कौन सी हंसाबाई? वही हंसाबाई जिसकी शादी का प्रस्ताव जो मेवाड़ के राव चूड़ा थे उसके लिए भेजा था इस मारवाड़ के राव चूड़ा ने। ये वो उस हंसाबाई की बात हो रही है दोस्तों, जिसका प्रस्ताव मेवाड़ के राव चूड़ा के लिए भेजा था, लेकिन उसने अब खुद शादी नहीं करके हंसाबाई के अपने पिता से शादी करवाई, और हंसाबाई की संतानों को बाद में शासक बनाया गया था। और कहा गया था दोस्तों, वो ये मेवाड़ के राव चुंडा ने कहा था कि हंसाबाई के जो पुत्र हैं मैं उन्हीं को राजा बनाऊंगा, और आप इनका विवाह मेरे पिता से कर दो। तो ये वही हंसाबाई है जिसका विवाह मेवाड़ के राव चुंडा के लिए प्रस्ताव रख के भेजा था राव चूड़ा, जो अपन पढ़ रहे हैं मारवाड़ का शासक। तो देखिएगा दोस्तों कौन से बिंदुओं प्रमुख जो पूछे जाते हैं, ये दोस्तों मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिख दिया है कि हंसाबाई इनकी पुत्री थी राव चुंडा की। पॉइंट आपको कौन कौन से याद रखने हैं? 2 पॉइंट यहां से आपको याद रखने हैं। एक पॉइंट दोस्तों, चुंडा ने मंडोर को राजधानी बनाया, जैसा कि अपन देख रहे हैं, खेड़, मेवानगर, उसके बाद राजधानी तीसरे इसने बना दिया, मंडोर को अपनी राजधानी बना दिया। और चुंडा को मंडोर प्रतिहार शासकों ने दहेज में दिया था। दोस्तों 2 पॉइंट आप याद रखिएगा कि राव चुंडा को जो प्रतिहार शासक थे दोस्तों, तो प्रतिहार शासकों ने दहेज के रूप में जो मंडोर है उसको दिया था। अब दोस्तों थोड़ा अजीब लग रहा हो कि दहेज के रूप में कोई जगह, तो दोस्तों राजा महाराजों के टाइम में दहेज के रूप में या तो कोई किला दे दिया जाता था, या कोई पर्टिकुलर एरिया दे दिया जाता था, या घोड़े, हाथी, यही दोस्तों उस समय दहेज होता था। ना कि उस समय जो पैसों का जो दहेज है ये बहुत कम दिया जाता था, लेकिन कोई जगह, किले, इस प्रकार के दहेज उस समय ज़्यादा दिए जाते थे। तो राव चुंडा को दहेज में क्या मिला था? मंडोर। और किन्होंने दिया था? प्रतिहार शासकों ने दहेज के रूप में मिला था। दूसरा आप याद रख सकते हो कि चुंडा ने मंडोर को राजधानी बनाया था।
तो राजधानी मंडोर को बनाया और दहेज में भी मंडोर मिला था। चुंडा को कहां से मिला था? प्रतिहार शासकों से। नेक्स्ट दोस्तों अपन देखते हैं जोधा। तो जोधा थे दोस्तों, तो जोधा से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनको देखते हैं दोस्तों। तो जोधा के दोस्तों पिता थे, पिता कौन थे? रणमल। जोधा के पिता थे दोस्तों रणमल, जो दोस्तों मेवाड़ के इतिहास में भी आप रणमल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हो, ये वही रणमल है। तो जोधा से संबंधित कौन कौन सी बातें पूछी जाती है अपन वो याद रखते हैं दोस्तों। 1459 में ईस्वी में जोधपुर की स्थापना की व राजधानी बनाया। तो एक पॉइंट याद रखेंगे, ये दोस्तों बार बार पूछा जाता है कि जोधपुर की स्थापना कब की गई? 1459 ईस्वी में। सन को आप याद रखिएगा, किसने की? राव जोधा ने की। वह राजधानी भी दोस्तों किसने बनाई? जोधपुर को उसी ने स्थापना की और उसी ने उसको राजधानी बना दिया। तो याद रखने में थोड़ा आसानी होगी। जोधपुर की जिसने स्थापना की थी उसी ने जोधपुर को राजधानी बनाया। नेक्स्ट देखते हैं, जोधपुर में मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कि मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? जोधपुर में। और मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? बनवाया किसने था? राव जोधा ने। राव जोधा ने जोधपुर का मेहरानगढ़ किला बनवाया था। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किले की नींव करणी माता ने रखी थी। ये जो किला है दोस्तों, आप अगर क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा डीपली पूछना चाहे कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है दोस्तों या किला है, इसकी नींव किसने रखी थी? तो इसकी नींव रखी थी करणी माता ने। और करणी माता कौन थी? ये दोस्तों रणमल की धर्म बहन थी। ये जो इनके पिता है इनकी धर्म बहन थी, इसका मतलब ये इनकी बुआजी हो गई। तो ये रणमल की धर्म बहन थी करणी माता, मतलब सगी बहन नहीं थी, धर्म की बनाई हुई बहन थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जोधपुर किले की 4 दीवारी किसने बनाई? मालदेव ने बनाई। तो यहां से अपन 3-4 पॉइंट याद रखेंगे जोधा से संबंधित जो पूछे जाते हैं। एक तो दोस्तों इन्होंने जोधपुर की स्थापना 1459 ईस्वी में की थी और इसी ने जोधपुर को अपनी राजधानी बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जोधपुर के अंदर जो मेहरानगढ़ किला है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण करवाया था और इसकी नींव दोस्तों वो करणी माता ने रखी थी, जो इनकी बुआजी लगती थी। और तो जोधपुर का जो किला है दोस्तों, इसकी 4 दीवारी बाद में बनवाई गई। 4 दीवारी किसने बनवाई? वो मालदेव ने। जोधपुर के किले की 4 दीवारी का निर्माण मालदेव ने करवाया था। तो ये 4 पॉइंट यहाँ से अपन याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मालदेव। अगला शासक आता है अपना मालदेव। इसका दोस्तों कार्यकाल भी आप याद रखिएगा, 1531 ईस्वी से 1562 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट राजा है, इसके लिए इसका कार्यकाल भी आप ध्यान रख सकते हो, 1531 से 1562 तक। अब मालदेव से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको अपन देखते हैं। उस समय का सबसे बड़ा हिंदू राजा हुआ करता था। मतलब दोस्तों ये जो समय चल रहा था 1531 से 1530 के आसपास का, तो उस समय का ये सबसे बड़ा हिंदू राजा हुआ करता था। अपने पिता गंगा सिंह की हत्या करके राजा बना था। ये पॉइंट दोस्तों आप याद रखिएगा। मालदेव हो वो राजा किस प्रकार करना था? अपने पिता गंगा सिंह, नाम याद रखिएगा, पिताजी का नाम क्या था इनका? क्योंकि पूछा जाता है जा सकता है कि मारवाड़ का कौन सा शासक अपने पिता की हत्या करके राजा बना, तो वो जो राजा था दोस्तों वो बना था अपना मालदेव, अपने पिता की हत्या करके राजा बना। नेक्स्ट पॉइंट, जब मालदेव राजा बना तो उसके पास 2 परगने थे। ये दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। जब मालदेव दोस्तों शासक बना था उस समय मालदेव के पास 2 ही परगने थे, लेकिन जैसे जैसे वो अपना युद्ध करता गया, जीतता गया, तो वैसे वैसे दोस्तों काफी सारे उसने युद्ध जीते और परगनों की संख्या बढ़ती चली गई। तो प्रारंभ में परगनों की संख्या कितनी थी? 2 थी। एक परगना दोस्तों जोधपुर था, दूसरा परगना सोजत था उसके पास में। तो दोनों परगनों के नाम याद रखिएगा। एक परगना दोस्तों जोधपुर था और दूसरा परगना उसके पास में सोजत था। बाद में मालदेव के ने 52 युद्ध व 58 परगने जीत लिए थे। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है कि मालदेव ने कितने युद्ध लड़े और कितने परगने जीते। तो 52 युद्ध व 58 परगने मालदेव ने बाद में जीत लिए थे। प्रारंभ में 2 ही परगने थे, जोधपुर और सोजत। नेक्स्ट देखते हैं, मालदेव ने वीरमदेव से मेड़ता छीन लिया था। तो ये इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हो कि मेड़ता है वो मालदेव ने किससे जीता था? वो वीरमदेव वहाँ का शासक हुआ करता था मेड़ता का। तो मेड़ता को वीरमदेव से मेड़ता है वो मालदेव ने छीन लिया था। अब दोस्तों मालदेव देख लिया, मालदेव से संबंधित बिंदुओं को रिकॉल करते हैं। देखिए दोस्तों इन सारे बिंदुओं को अपन रिकॉल करते हैं। नंबर 1 बात, तो इसका कार्यकाल 1531 से 1562। याद कैसे रखो कि दोस्तों 31 दूनी 62, मतलब 31 का डबल कर दो, 31 दूनी 62, 1531 से 1562 इसका कार्यकाल। उस समय का सबसे बड़ा हिंदू राजा हुआ करता था। नंबर 1 बात दोस्तों,
फिर दोस्तों नंबर 2 बात, इंपॉर्टेंट बात, इसने अपने पिता गांगा की हत्या करके, अपने पिता गांगा की हत्या करके ये राजा बना था। उसके बाद दोस्तों जब ये प्रारंभ में राजा बना उस समय इसके पास 2 परगने हुआ करते थे, जोधपुर और सोजत, जोधपुर और सोजत। लेकिन इसने बाद में युद्ध कर करके, युद्ध जीत के इन्होंने काफी सारे परगने बना दिए। और कितने परगने बना दिए? 52 युद्ध में दोस्तों 52 युद्ध करके 58 परगने इन्होंने जीत लिए। और लास्ट अपन याद रख सकते हैं कि मेड़ता इन्होंने छीन लिया था, वीरमदेव से है वो मेड़ता इन्होंने छीना था। तो ये अपन ने दोस्तों याद किया मालदेव को। अब मालदेव से संबंधित कुछ एक बिंदु अपन ने यहाँ पर याद किए। कुछ एक बिंदु दोस्तों मालदेव से अपन इधर और देखते हैं जो इंपॉर्टेंट बिंदु है, क्योंकि दोस्तों मालदेव है वो एक प्रमुख शासक हुआ करता था। यहाँ से दोस्तों ऑब्जेक्टिव पूछे जाने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। तो मालदेव से थोड़े अपन पूरा मालदेव को कवर करेंगे, जो जो ऑब्जेक्टिव मालदेव से बन सकते हैं उन सभी को अपन याद करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों जो पूछा जा सकता है आपको, पाहेबा या साहेबा का युद्ध। पाहेबा या साहेबा का युद्ध किसके मध्य हुआ? नंबर 1 बात दोस्तों, ये दोस्तों मालदेव और जेतसी के मध्य हुआ था। मालदेव वर्सेस जेतसी। तो मालदेव तो दोस्तों आप सभी को पता है जोधपुर का शासक था, और जेतसी दोस्तों उस समय बीकानेर का शासक हुआ करता था। तो कुछ एक बुक्स में दोस्तों आपको पाहेबा में लिखा मिलेगा, कुछ एक में साहिबा लिखा मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है। तो पाहेबा या साहिबा का युद्ध मालदेव और जेतसी के मध्य हुआ। अब इस युद्ध में दोस्तों मालदेव है दोस्तों वो जीत गया था, और इसमें जो जेतसी है वो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। तो जेतसी युद्ध हार चुका था और मालदेव पाहेबा या साहिबा के युद्ध में जीत गया था। अब दोस्तों और कौन सी बातें पूछी जाती हैं इससे संबंधित? एक जो दोस्तों हुए थे शेरशाह सूरी। थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को दोस्तों। जब मालदेव राठौड़ वंश का शासक हुआ करता था जोधपुर में, उस समय दोस्तों दिल्ली का शासक हुआ करता था शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी क्या समय चल रहा था दोस्तों? क्योंकि सभी को पता है दोस्तों शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया था और वो दिल्ली का शासक बन गया था। तो देखिएगा दोस्तों, शेरशाह सूरी हुआ करता था दिल्ली का शासक। तो यहां से मालदेव ने एक तो दोस्तों किसको हरा दिया? जेतसी को हरा दिया पाहेबा या साहिबा के युद्ध में। एक दोस्तों अपन ने लास्ट यहाँ पे देखा था कि मेड़ता के शासक था वीरमदेव, उससे मेड़ता छीन लिया था। तो इस प्रकार ये युद्ध करके और ये संघर्ष के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। तो इसी विस्तार के क्रम में दोस्तों क्या हुआ कि जो वीरमदेव है जो मेड़ता का शासक था, और दो जेतसी है दोस्तों, जेतसी का पुत्र था दोस्तों कल्याणमल। तो जेतसी का पुत्र कौन था दोस्तों? कल्याणमल। वीरमदेव और कल्याणमल दोनों दोस्तों सहायता के लिए चले जाते हैं शेरशाह सूरी के पास कि हमारी सहायता करो, हमारे जो साम्राज्य है वो मालदेव ने छीन लिए। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी से सहायता के लिए, शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए कौन से 2 शासक जाते हैं? तो कल्याणमल और वीरमदेव जाता है। कल्याणमल है दोस्तों जेतसी का पुत्र था, और वीरमदेव दोस्तों मेड़ता का जो शासक हुआ करता था उससे मालदेव ने छीन लिया था मेड़ता। तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी के पास सहायता के लिए 2 शासक जाते हैं, कल्याणमल और वीरमदेव। इन्हीं दोनों ही शासकों को मालदेव ने परास्त कर दिया था, इसी वजह से ये शेरशाह सूरी के पास जाते हैं सहायता मांगने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, शेरशाह सूरी ने 1540 में हुमायूं को हरा दिया था। जैसे कि मैं बता चुका हूँ 1540 ईस्वी में हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी पे वो बैठ चुके थे। हुमायूं जोगी तीर्थ जोधपुर आ गया था। जब दोस्तों शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में हुमायूं को हरा दिया था, उसके बाद हुमायूं दिल्ली छोड़ के चला गया था। और वो हुमायूं पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, हुमायूं को जब हुमायूं जब शेरशाह सूरी से युद्ध में परास्त हो गया तब वो जोधपुर के किस स्थान पर रुका? तो वो नाम याद रखना है दोस्तों, हुमायूं कहाँ रुका था? जोगी तीर्थ जोधपुर में रुका था कुछ समय के लिए। तो शेरशाह सूरी से 1540 में हुमायूं युद्ध से हार चुका था, और उसके बाद हुमायूं वो जोगी तीर्थ जोधपुर में आ गया था। जोगी तीर्थ जोधपुर में कुछ समय के लिए ठहरा था। तो यहाँ से अपन ने ये याद किया। अब देखते हैं दोस्तों मालदेव हुमायूं संबंध क्या थे दोस्तों, मालदेव और हुमायूं के बीच में संबंध। तो यहाँ से एक बार अपन इसको रिकॉल करते हैं और याद करते हैं दोस्तों। पाहेबा या साहिबा का युद्ध हुमायूं के दोस्तों मालदेव और जेतसी के मध्य, जिसमें मालदेव युद्ध में जीत गया, जेतसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। उसके बाद दोस्तों जब ये जेतसी युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया तो
अपने पिता की बदला लेने के लिए इसका पुत्र कल्याणमल और एक जो मीड़ता का शासक था वीरमदेव, ये दोनों सहायता के लिए जाते हैं शेरशाह सूरी के पास में सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से। तो याद रखना, शेरशाह सूरी के पास दो जाते हैं, कल्याणमल और वीरमदेव। उसके बाद दोस्तों शेरशाह सूरी का जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो मुगल काल पढ़ोगे तो मुगल काल में आप पढ़ोगे कि 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त कर दिया था और दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को परास्त करके दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। और हुमायूं वहां से भागकर दोस्तों वो जा रहा होता है, तो वो एक जोधपुर में एक जगह है जोगी तीर्थ, तो जोगी तीर्थ जगह पे हुमायूं ठहरता है। तो ये सब पॉइंट अपन ने यहाँ से याद किए। अब दोस्तों जो दोस्त स्टेट पीसीएस लेवल की या फिर आप कह सकते हो यूपीएससी स्तर तक की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए थोड़ी सी समझ होना बहुत जरूरी है वो। और जो दोस्त सामान्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ एक बिंदु है दोस्तों यहाँ से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो आप इसको एक बार देखिएगा। मालदेव हुमायूं संबंध क्या रहे थे उस समय, मालदेव और हुमायूं के बीच में संबंध, उसको अपन यहाँ से देखेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, हुमायूं सूरी से युद्ध हारने के बाद क्या कह रहा है दोस्तों, हुमायूं है वो शेरशाह सूरी, सूरी का मतलब शेरशाह सूरी से युद्ध हारने के बाद जोगी तीर्थ से जा रहा था, तब सहायता के लिए 3 दूत भेजे थे। हुमायूं ने किसके पास भेजते थे, मालदेव के पास में। जब वो हुमायूं है शेरशाह सूरी से युद्ध हार चुके थे बुरी तरह से, तो उसके बाद जब वो जा रहे थे जोधपुर से होकर जोगी तीर्थ से, तब उसने सहायता के लिए मालदेव के पास 3 दूत भेजे थे। तो तीनों दूतों का नाम याद रखना है, अतफा खां, रायमल सोनी, मीर सम्मद। जो दोस्त स्टेट पीसीएस, आरएएस या आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सॉरी दोस्तों, आईएएस के लिए तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आईएएस में तो राजस्थानी हिस्ट्री पूछा ही नहीं जाता है, लेकिन स्टेट पीसीएस आरएएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए नाम याद रखने बहुत जरूरी है। अतफा खां, रायमल सोनी और मीर सम्मद, 3 ये दूत भेजे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, मालदेव सहायता के लिए तैयार हो चुका था, पर बीकानेर जो दोस्तों जीता था, पहले किसने जीता था, बीकानेर को पहले किसने जीता था दोस्तों, हुमायूं ने। जो जीता हुआ बीकानेर था उसको वापस लौटाने के लिए कहा कि जो जीता हुआ बीकानेर है ये हमें वापस लौटा दो, मैं आपकी सहायता करूंगा। मालदेव ने कहा ये बात हुमायूं को, तो लौटाने को कहा, पर हुमायूं विश्वास नहीं करता है। वह अपने पुस्तकालय अध्यक्ष मुल्ला सुर्ख के कहने से नहीं जाता है, मालदेव के पास नहीं जाता है। और दोस्तों मालदेव के पास नहीं जाकर वो कहाँ जाता है, वह सिंध पाकिस्तान चला जाता है, जहाँ उसने अमरकोट राजा, नाम याद रखिएगा, अमरकोट राजा वीरसाल सोडा के पास जाके शरण लेता है, वीरसाल सोडा के पास जाके शरण लेता है। तो इस पूरी लाइन को आप एक पॉइंट के रूप में याद रख सकते हो कि जब जो है दोस्तों आपका हुमायूं युद्ध से हार जाता है शेरशाह सूरी से, उसके बाद जैसे ही वो जोधपुर से निकल रहा होता है, तो वो अपने ये मालदेव के पास में दोस्तों, मालदेव के पास में 3 दूत भेजता है बारी बारी से सहायता के लिए। तो मालदेव वो उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जो जीता हुआ प्रदेश था दोस्तों बीकानेर, जीता हुआ प्रदेश था, उसको वापस लौटाने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे होता ही है, हुमायूं है वो मालदेव की बातों से सहमत नहीं होता और उसके ऊपर विश्वास नहीं करता है। विश्वास नहीं करने के कारण वो पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान में चला जाता है। और कहाँ जाके ठहरता है दोस्तों, अमरकोट राजा, नाम याद रखना, अमरकोट के राजा के पास जाके रुकता है, नाम था वीरसाल सोडा। तो कहाँ पे शरण लेता है, वीरसाल सोडा के पास जाके शरण लेता है, जो अमरकोट के राजा हुआ करते थे, जो सिंध पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, दोनों शासकों ने समझदारी नहीं दिखाई थी, इसके वरना मजबूत गठबंधन कर शेरशाह सूरी को परास्त कर सकते थे। मुगल राजपूत संबंध अच्छे बनते जो बाद में अकबर के समय बने थे। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे जैसे ही मैंने बताया कि हुमायूं है वो मालदेव के ऊपर विश्वास नहीं करता है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करने के कारण ही वो बाद में सिंध पाकिस्तान में जाता है, ना कि जोधपुर में रुकता है। तो अगर हुमायूं है वो मालदेव के ऊपर विश्वास कर लेता, वो ये मान लेता कि मालदेव उसकी सहायता करेगा शेरशाह सूरी से युद्ध लड़ने में, तो वो यहीं ठहर जाता और जो मुगलों के और जो राजपूतों के संबंध जो खराब चल रहे थे वो संबंध सुधर जाते।
और यही संबंध दोस्तों अपन बाद में आगे जाके पढ़ेंगे। जो अकबर के समय जो मुगल और राजपूत संबंध है वो काफ़ी सुधर गए थे, तो काफ़ी अच्छे संबंध थे। तो ये जो बाद में जो काम अकबर के समय हो वो काम अभी इसी समय हो सकता था अगर मालदेव और हुमायूं दोनों एक दूसरे समझदारी दिखाते तो, लेकिन दोनों ही शासकों ने समझदारी नहीं दिखाई। तो यही यहाँ पे लिखा गया, दोनों शासकों ने समझदारी नहीं दिखाई, वरना मजबूत गठबंधन कर शेरशाह सूरी को परास्त कर सकते थे। मुगल राजपूत संबंध अच्छे बना सकते थे। बाद में ये अकबर के समय ये बने थे अच्छे संबंध। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ से मालदेव और हुमायूं के बीच में कैसे संबंध थे और जो प्रमुख शासक हुए अपने जोधपुर के, अपन ने प्रारंभ के ये 6 शासक अपन ने देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बाद के जो प्रमुख शासक है उनसे किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपन उनको देखेंगे और याद रखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।